जो हमारा न्याय तंत्र है, उस न्याय तंत्र को भी ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पहले पूर्व में एक फैक्ट्री चलाता हुआ पकड़ा गया, जमानत पे रिहा है, उसने 8 महीने 7 महीने जो भी उसका टेन्योर रहा हो, उसने दोबारा फैक्ट्री कर ली। कि जब तक कठोर से कठोर सज़ा नहीं मिलेगी ऐसे मुनाफाखोरों को, ऐसे गलत लोगों को, जिनको अपने चंद मुनाफे के लिए दूसरे की जान की परवाह नहीं है, तब तक ये काम रुकेगा नहीं। आए दिन देखते हैं, दिवाली हो रही है, आप देखिएगा, नकली मावा पकड़ा जाएगा, नकली शैम्पू पकड़ा में आ रहा है, नकली दवाइयाँ बज रही, कौन सी चीज़ नकली नहीं बन रही है। हम लोग तो भेड़ चाल है, 140 करोड़ की जनसंख्या मरने के लिए आई है। जुडिशरी का डर खत्म हो गया, कानून का डर खत्म हो गया। ये डर होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक डर नहीं होगा, जब तक ये ऐसे ही बदस्तूर चलता रहे। आपका क्या मानना है, क्या इन नकली दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए किसी नेता वगैरह को भी हाथ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा हो जो इन सबको बढ़ावा देने के लिए लाइक पॉलिटिकल सपोर्ट हो, या ऐसा नहीं है। ये लोग वही है, मैं बता रहा हूँ ना, यंग एज हैं, इनकी एक मानसिकता बैठ गई है, दिमाग में आ चुका है कि मेरा कुछ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदली सिंह और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। जैसे कि आगरा में नकली दवाइयां लगातार पकड़ी जा रही हैं, इसी सिलसिले में आज हम आए हैं आगरा महानगर मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष शर्मा जी से बात करने। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नकली दवाइयों की पहचान किस तरह से की जा सकती है। मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जैसे कि सर, आपको भी पता होगा कि आगरा में लगातार कहीं ना कहीं अवैध दवाइयों की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आगरा के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य मैं जुडिशली को भी थोड़ा सा मैं प्रश्नचित कर रहा हूँ कि जो 7-8 महीने पहले एक आदमी जमानत पे छूट के आता है और अगले ही 8 महीने में एक नई फैक्ट्री लगा देता है, तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। जिन दवाओं को हमारे प्रधानमंत्री इतनी जन औषधि केंद्र के नाम पे खोल रहा है, जिन दवाओं के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, जिन मरीजों के लिए काम किए जा रहे हैं, डॉक्टर करे जा रहे हैं, जब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवाई को और वो दवाई नकली निकल रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे इतना कठिन और कठोर कदम उठाना चाहिए कि ऐसी जो बार बार पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी ऐसी जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं ड्रग विभाग का भी फेलियर है, और कहीं ना कहीं मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि जो हमारा न्याय विभाग है, जो हमारा न्याय तंत्र है, उस न्याय तंत्र को भी ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पहले पूर्व में एक फैक्ट्री चलाता हुआ पकड़ा गया, जमानत पे रिहा है, उसने 8 महीने 7 महीने जो भी उसका टेन्योर रहा हो, उसने दोबारा फैक्ट्री कर ली, तो इस बार उसको इतनी कठोर कठिन का सज़ा मिलनी चाहिए कि जो आने वाले लोगों के लिए एक सबक का काम करे। तब तो ये काम रुक सकता है, वरना तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर हर आदमी को आसान पैसा कमाने की ललक है। तो सर, जैसा कि आपको क्या लगता है कि इन दवाइयों से मरीजों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अभी जो 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 कल के प्रकरण में आप बात करेंगे, तो वो ज़्यादातर नशीली दवाएं हैं जो नशे में उपयोग की जाती है, तो उनको तो आप इंडिया से ज़्यादा आप बांग्लादेश बाहर तक जाने का उनका एक जो चैनल है वो चल रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसे भी छापे पड़े हैं जहाँ डायबिटीज़ की दवाएं पकड़ी गई हैं। मैं एक डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं दवाई खा रहा हूँ ये सोच के कि मैंने दवाई खा ली है, मैं असली दवाई खाई है और मेरे पे असर कर रही है। भगवान ना करे वो दवाई असर नहीं करी, मेरी डायबिटीज़ या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, जो कि जिससे मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, नकली चीज़ तो नकली है। आप किसी की जान के साथ खेल रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हमेशा अपने हर बाइट में, हर वक्तव्य में यही कहता हूँ कि जब तक कठोर से कठोर सज़ा नहीं मिलेगी ऐसे मुनाफाखोरों को, ऐसे गलत लोगों को, जिनको अपने चंद मुनाफे के लिए दूसरे की जान की परवाह नहीं है, तब तक ये काम रुकेगा नहीं। एक एक मिसाल कायम करना बहुत ज़रूरी है। मैं ड्रग विभाग से भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से न्याय तंत्र को भी अपील करता हूँ कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो दोनों के लिए, आने वाले लोगों के लिए मिसाल कायम हो। तो सर, जैसे कि आम व्यक्ति हैं, उन्हें जैसे डॉक्टर जो भी मेडिसिन उन्हें लिख देते हैं, तो वो आसपास के उसमें मेडिकल स्टोर से जाके ले आते हैं। तो सर, आम व्यक्ति इस चीज़ को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी दवाइयाँ असली हैं और कौन सी नकली हैं? देखिए, एक बात तो मैं आम पब्लिक के लिए पहले भी बोल चुका हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बोलता हूँ। आप कभी भी दवाई खरीद रहे हैं तो दवाई का आप बिल ज़रूर मांगे, बैच नंबर उसका मिला के लें। आपने जो बिल लिया है उसमें उस दवाई का बैच नंबर जो आपके पास आया है और बिल में जो बैच नंबर है वो ज़रूर होना चाहिए।
अगर आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बिल मांगते हैं, हमारे यहाँ के बिल नहीं मांगते, जल्दी में रहते हैं, दवाई दे दो, बिल नहीं मांगा, निकल गए। इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग बाग। जैसे ही आप बिल मांगने लगेंगे, उसका बैच नंबर मिला रहे, उसकी एक्सपायरी मिला रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि नहीं बिल में बैच नंबर दूसरा है, एक्सपायरी दूसरी डल रही है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई खोट है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं। अगर आप ये एक्टिविटी करना शुरू कर सकते हैं, आम पब्लिक जाते के साथ ही बोले कि मुझे बिल पे दवाई चाहिए, तो बहुत हद तक इस नकली दवाओं के कारोबार में अंकुश लग जाएगा। सर ऐसा भी है कि इन दवाइयों पे कोई हॉलमार्क या ऐसा कोई साइन होता है जिससे ये पहचानी जा सकती हो? देखिए, ये अब जो नई जितनी भी पैकिंग आ रही है, उसमें हॉलमार्क की व्यवस्था सरकार द्वारा मान्य करी गई है, लेकिन इसके लिए आम पब्लिक में अभी जागरूकता नहीं है। आम पब्लिक ने दवाई ली, भरोसे पे ली कि मेरा निकटतम जो दवा विक्रेता है उससे मैंने दवाई ली, उसके भरोसे पे ली। हॉलमार्क की है, आप अगर उसका जो स्कैन करेंगे इसका मार्का, तो उसमें उसकी एक्सपायरी, ब्रीकेज, मैन्युफैक्चरिंग सब आ जाएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब बनी है, कहाँ से बनी है, सब आ जाएगी। लेकिन इसका उपयोग अभी लोग बाग इतने जागरूक नहीं है कि कर पा रहे, तो उसको उसके लिए मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया कि अगर आप बिल मांगेंगे तो बहुत हद तक इसकी समस्या का आपका निवारण हो जाएगा और नकली दवाओं में कम से कम अंकुश लगेगा। आपको क्या लगता है कि इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए किन लोगों का हाथ हो सकता है इस चीज में? मैंने बताया ना, मुनाफाखोर। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, भाई मैं एक दवाई का काम कर रहा हूँ, मेरा 1967 का लाइसेंस है, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ, संतुष्ट हूँ। एक नया यंग एज ब्लड आता है, वो दुकान खोलता है, उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, उसको जल्दी पैसा कमाने के ललक ज़्यादा है। और कहीं हद तक एक चीज़ जो मैंने अभी तक, मैंने 2012 में इस पद पे आया था, जब से मैं दवा व्यापार के नज़दीकी से देख रहा हूँ, एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि यहाँ का जो यंग एज, जो नया यूथ दवाई के काम में आ रहा है, उसने एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि मैं पैसा कमाऊंगा, कैसे भी कमाऊंगा, और पैसा खर्च करके ही बच जाऊंगा। इसके लिए कुछ अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, कुछ लोग उनकी मदद करने वाले भी जिम्मेदार हैं, जो एक माइंडसेट बना के बैठे हैं कि यार क्या होगा। जैसे आपने देखा इसी वाले प्रकरण में 7 महीने पहले जमानत पे छूटा उसने, फिर उसने वो कर ली। उसको डर नहीं है ना, प्रशासन का डर नहीं है, शासन का डर नहीं है, जेल जाने का डर नहीं है, पैसा आना चाहिए। सर आप क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों को कैसी सजाएं मिलनी चाहिए? नकली में तो आपको फांसी की सजा देनी चाहिए भाई। आप, हमारे यहाँ पहले आईपीसी था, 302 था, अब तो भारतीय दंड संहिता आ गई है, उसमें 302 चेंज हो गया है। तो जब हम फांसी क्यों देते थे कि आपने किसी को मारा है तो आप 302 के हकदार हो गए हो, तो यहाँ पर भी तो आप मारने का काम कर रहे हो, तो फांसी की सजा क्या? आज तक बताइए कौन से नकली दवा विक्रेता को या नकली किसी भी काम को बनाने वाले को फांसी हुई है? हमारे कानून में भी इसमें कोई ना कोई चेंजेस करने के लिए आवश्यकता है। इतना कठोर कानून बने, ऐसे लोग डरें। आए दिन देखते हैं, दिवाली हो रही है, आप देखिएगा, नकली मावा पकड़ा जाएगा, नकली शैम्पू पकड़ा में आ रहा है, नकली दवाइयाँ बज रही, कौन सी चीज़ नकली नहीं बन रही है? हम लोग तो भेड़ चाल है, 140 करोड़ की जनसंख्या मरने के लिए आई है। एक्सपेरिमेंट सब हम पे हो रहे हैं, चंद लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कुछ कानून ऐसा बनना चाहिए। आप विदेशों में देखें, हम लोग बात करते हैं दुबई की कि भाई वहाँ पर हाथ काट दिए जाते हैं, चोरी बंद हो गई। आपने एक मानक ऐसा वो कर दिया कि लोग उससे डरने लगे कि भाई फाइन, अगर मैं सड़क पे लाइन चेंज करूंगा तो मेरा फाइन इतना ज़्यादा कि नहीं करूंगा। तो एक डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। यहाँ पर डर खत्म हो चुका है, जुडिशरी का डर खत्म हो गया, कानून का डर खत्म हो गया। ये डर होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक डर नहीं होगा, जब तक ये ऐसे ही बदस्तूर चलता रहेगा, आप और हम बाइट करते रहेंगे, लोग बाग विरोध करते रहेंगे, और ये लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते रहेंगे। मेरा तो सीधा कहना है कि इतना कठोर कानून हो, फांसी तक की इस पर सजा होनी चाहिए, जब तक ये सुधरेगा नहीं। आपका क्या मानना है, क्या इन नकली दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए किसी नेता वगैरह को भी हाथ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा हो जो इन सबको बढ़ावा देने के लिए लाइक पॉलिटिकल सपोर्ट हो, या ऐसा नहीं है। ये लोग वही है, मैं बता रहा हूँ ना, यंग एज हैं, इनकी एक मानसिकता बैठ गई है, दिमाग में आ चुका है कि मेरा कुछ नहीं होगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा खर्च करके बच जाऊंगा। ये मानसिकता का खेल है, और कुछ सब पैसों के चक्कर में ये सब किया जा रहा है यहाँ? बस आसान तरीके से पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना, ये उसका एक साधन बन गया है। इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और वही कर रहे हैं।
सबको अमीर होना है, जल्दी से जल्दी कैसे भी करके अमीर हो जाए। वही तो है। अब आईफोन 16 आया तो आईफोन 16 खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर दवाई की दुकान पे कितने लड़के ऐसे मिल जाएंगे, काम तो नौकरी तो कर रहे हैं 5,000 8,000 महीने की, और आईफोन रख रहे हैं। कहाँ से रख रहे हैं? कहीं ना कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला होगा तो दुकानों में चोरी कर रहे होंगे। मेरे मेरी आमदनी 8,000 है, मैं खर्चा 20,000 का कैसे कर लूंगा? ये तभी संभव है जब मैं कहीं ना कहीं कोई गलत कर रहा हूँ।